नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर पुना पैक्ट क्या है, पुना समझौता क्यों हुआ था, क्या गांधी सही थे या बाबा साहब आम्बेडकर। आप खुद सुनिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गांधी कोई महात्मा नहीं है। मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। गांधी एक शातिर राजनेता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह बात गांधी के बारे में कही थी, क्योंकि गांधी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे से जान चुके थे। वह पहचान चुके थे कि कैसे गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं जातियों को बनाए रखने के लिए किस तरह से उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से बहुजनों की हकमारी की। यही वजह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि मिस्टर गांधी कोई महात्मा नहीं है। 24 सितंबर 1932 यह वह दिन है जिसको बहुजन इतिहास में पुना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है, और इसी दिन बहुजन समाज का गांधी के कोशिशों और साजिशों की वजह से ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, सबसे पहले आप यह समझिए कि पुना पैक्ट क्या है, और फिर हम जानेंगे कि किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी के बीच में वह टकराव था, और अपने बहुजन समाज की हकमारी के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कैसे लामबंद थे, और किस तरह से वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पुना पैक्ट के बारे में जानते हैं। दरअसल पुना पैक्ट में क्या हुआ था, उससे पहले आपको याद होगा कि 2 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यह दोनों भी गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भारत से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी गए थे, और पहली बार कोई व्यक्ति लंदन में अंग्रेजों के सामने उनकी राउंड टेबल पर बैठकर बहुजन की डिप्रेसिंग करने के लिए वहां गया था। रामसे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उनको और उनकी बाकी टीम को बताया कि किस तरह से भारत में जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है, और जो सबसे निचला तबका है उसको स्वर्ण लोग अछूत कहते हैं, और उसको छूते भी नहीं हैं। उसके पास कोई अधिकार नहीं है, और उसका किस तरह से यहाँ पर शोषण होता है, हकमारी होती है, और उनको कितने जुल्मी जातियों से गुजरना पड़ता है। यह सब बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन और फिर दूसरे गोलमेज में बताई। हमेशा की तरह कांग्रेस और गांधी उनके खिलाफ थे। उन्होंने तमाम तरीके के प्रचार किए कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जो है कि वे लंदन गोलमेज सम्मेलन में जाकर देश को बदनाम कर रहे, कैसे देशद्रोही का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी अंग्रेजों को यह समझाने में कामयाब हुए कि यहाँ पर आप अछूतों को जिस तरह से मुसलमान और सिख और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से गिनते हैं, उसी तरह से आप अछूतों को हिंदुओं से अलग गनिए, क्योंकि अछूतों को हिंदू धर्म में कोई अधिकार नहीं है। कोई भी समानता का व्यवहार उनके साथ नहीं होता है, बहुत ही गैर बराबरी होती है। इसलिए आप भी हिंदुओं से अछूतों को अलग से गनिए। और इस बात को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मान गए और उनकी टीम भी मान गई, तो फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें यह कहा गया कि सिखों की तरह और मुसलमानों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा।
यानी उन्हें हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा और उनसे अलग एक समुदाय के तौर पर, माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाए। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधार के तौर पर कम्युनल समुदाय होगा, उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया उनका होगा, जिसमें वह अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे। यानी एक तरीके से जो अछूत समुदाय थे उन्हें यह अधिकार मिले। पहला अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार 2 वोट देने का। उसके बाद एक अधिकार यह भी था कि जब हम अपने एरिया के लिए एक खास व्यक्ति को चुनेंगे, लेकिन उस एरिया में जो दूसरा जनरल कैटेगरी से या सामान्य सीट पर जो व्यक्ति होगा, हम उसको भी अपना वोट देकर चुनने का काम करेंगे। यानी कि हम एक अपना व्यक्ति चुनेंगे और एक सामान्य व्यक्ति चुनेंगे जो पूरी ईमानदारी के साथ उनके लिए काम करेगा। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि जिस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग चुनते, उन्हीं जाति का वह व्यक्ति होना था, वह किसी दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता था। इससे यह माना गया कि वह हमारा व्यक्ति है, हम ही उसको वोट दे रहे हैं, तो वह हमारे लिए काम करेगा और हमारे लिए वह डेडिकेटेड होगा। वह किसी की चमचागिरी नहीं करेगा और ना किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा बनकर रह जाएगा। यह बातें हमें कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई थी। दोस्तों, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पुरस्कार को लेकर गांधी जी की भूमिका इस प्रकार रही। दोस्तों, यह बात यहाँ याद रखने जैसी है कि गांधी जी ने खासकर अच्युत दलितों के ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा का विरोध किया था। उन्होंने इसे भारत में सामाजिक विभाजन पैदा करने का एक उपकरण माना था। साथ साथ गांधी का यह भी मानना था कि कम्युनल अवार्ड हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से अछूत दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। वह उचित प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, लेकिन पृथक निर्वाचिका के विचार से सहमत नहीं थे। तारीख 18 अगस्त 1932 को मैकडॉनल्ड को एक पत्र लिखकर गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दे दिया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली समाप्त नहीं की गई तो वे 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इसलिए एम.के. गांधी ने दिलोजान से और पूरी ताकत से कम्युनल अवार्ड का विरोध किया और कहा कि मैं अछूतों को हिंदुओं से अलग नहीं मानता। लेकिन तो भी कम्युनल अवार्ड की घोषणा तो हो ही गई। फिर भी ब्रिटिश सरकार को उन्होंने कई पत्र लिखे, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड को पत्र लिखकर कम्युनल अवार्ड को बदलवाने की भी मांग की थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हीं पर आरोप लगाया कि वह दलितों का उत्थान नहीं चाहते और यह भी कहा गया कि आपकी बात जायज नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके तथ्य हैं, और दलितों के नेता रूप में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी सांप्रदायिक निर्णय के पक्ष में थे। उनमें दम है और इस लिहाज से इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। दोस्तों, जब उन्हें लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को पुणे की येरवड़ा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू किया और उन्होंने कहा कि यदि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, मजेदार बात यह है कि गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कभी आमरण अनशन नहीं किया। गांधी ने अलग अलग मौकों पर अनशन किए, लेकिन कभी इस बात को लेकर अनशन नहीं किया कि
अंग्रेज यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, और जब वो जाएंगे तभी मैं अनशन तोड़ूंगा। ऐसा गांधी ने कभी नहीं किया। दोस्तों, गांधी ने इस अधिनिर्णय को दलितों को हिंदू समाज से अलग किए जाने की राजनीति के रूप में देखा था, लेकिन मुसलमानों के सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस में अस्पष्टता थी। लेकिन अच्युत दलित समाज को जो उनके हक मिले थे और जो अधिकार मिले थे, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सकता था, जिससे उनका भविष्य शानदार हो सकता था, उसके खिलाफ गांधी जी ने जो है कि आमरण अनशन शुरू किया था। जब गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए तो उस समय पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि गांधी उस समय देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार कर लिए गए थे। आजादी के नायक के तौर पर उन्हें प्रचारित किया गया था। कांग्रेस से और कांग्रेस की मीडिया की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश होने लगी। तरह तरह के अखबारों में लेख लिखे गए, धरने प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर दबाव डाला गया कि यदि गांधी को कुछ हो गया और आपने मांग नहीं मानी और गांधी की अगर मौत हो जाती है तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को खुलेआम धमकियों दी गई और उन्हें यहाँ तक कहा गया कि आपका जो पिछड़ा वर्ग है उसको तो हम आग लगा देंगे, दंगे कर देंगे और उनकी बहुत दुर्गति करेंगे। दोस्तों, कई गांधीवादियों ने बाबा साहब अंबेडकर जी से मिलकर भी उन पर दबाव डाला गया। कस्तूरबा गांधी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सामने ऐसे झोली फैलाकर खड़ी हो गई थी। दोस्तों, उस समय बाबा साहब अंबेडकर पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, इतना ज्यादा उन पर दबाव डाला गया, धमकियां दी गई और बाबा साहब इस बात को जानते थे कि यदि गांधी को कुछ हुआ तो फिर इस देश में जो स्वर्ण जातिवादी लोग हैं वह फिर अच्युत दलित समाज के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। बहुत सारी हिंसा हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बहुत ही मजबूरी में 24 सितंबर 1932 को पूना के येरवड़ा सेंट्रल जेल में गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए और तब जाकर गांधी ने आमरण अनशन छोड़ा। दोस्तों, उस वक्त बाबा साहब आम्बेडकर जी के आंखों से दर्दनाक आंसू निकल रहे थे। यानी एक तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी को जो है कि एक नया जीवन दान ही दिया था, लेकिन इसके बदले बाबा साहब ने गांधी से कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरे समाज के लोगों को जो है आरक्षण दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके हाथ में सत्ता होगी तब हमारी वही गुलामी का द्वार शुरू हो जाएगा जो पहले से चलता हुआ आ रहा था। बाबा साहब ने इस समझौते में संवैधानिक आरक्षण की बात की और बाबा साहब आम्बेडकर जी की तरफ से भी गांधी पर शर्तीय दबाव डाला गया कि पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। गांधी ने फिर मजबूर होकर यह बात मान ली। इस तरह बाबा साहब ने हमें आरक्षण संवैधानिक गारंटी के तौर पर दिया और जब बाद में उन्होंने संविधान लिखा तो उसमें इसका प्रावधान भी किया, क्योंकि उन्होंने इसी आधार पर पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। पुणे पैक्ट ने भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का कार्य किया। यह न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक साधन था, बल्कि यह सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर भी था। गांधी और आम्बेडकर के बीच का यह संवाद भारतीय समाज के विविधता को समझने और स्वीकारने में सहायक रहा। दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो लाइक और अपने मित्र परिवार में शेयर जरूर करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।